हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग खुश होंगे, अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ा रहा था वो प्रायद्वीप का भारत का जो प्रायद्वीप का पठार है उसके बारे में बता रहा था। उसमें जो केंद्रीय उच्च भूमि थी, केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में बताया था। उसमें मैंने जो उसका एक पार्ट था अरावली पर्वत श्रेणी, उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया था, पढ़ा दिया था। आज का मेरा टॉपिक है केंद्रीय उच्च भूमि का ही मालवा का पठार। मालवा का पठार मेरा टॉपिक है। इसी पठार पर दो पठार और स्थित हैं, मेवाड़ का पठार और बुंदेलखंड का पठार। मित्र, ये जो टॉपिक है मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार और बुंदेलखंड का पठार अति महत्वपूर्ण है। भारतीय इंडियन ज्योग्राफी में यह आने वाले प्रसंगों में 110 में सम्मिलित किया जाता है, इसलिए आप इसको विशेष तौर से ध्यान दें। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको मालवा का पठार पढ़ाऊंगा। आप लोग केवल अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें और हो सके तो एक एटलस ले लें। सुन रहे हो? एक एटलस ले लें। एटलस इस तरीके का एटलस आता है, इस तरीके का एटलस होता है। आप इस तरीके से ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले लें, ताकि मैं जो बताऊं इस तरीके से इसमें प्रायद्वीप का पठार दिया है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, और इसको साथ लेकर आप पढ़ेंगे तो मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे। इसके साथ मैं रोजाना की तरफ से इस एक ही बात कहूंगा मैं कि आप प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करें। और मैं जानता हूं आप ऐसा काम कर रहे होंगे। आपसे मेरी गुजारिश है मित्र, आपके तरफ से मेरे जो अध्ययन कार्य है उसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। और मैं भी आपसे आशा करता हूं कि आप भी मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट्स कर रहे होंगे। देखिएगा, टॉपिक मालवा का पठार पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखिएगा, मैं इसमें सबसे पहले आपको बताया था कि यहां पर एक नदी बहती है, एक नदी बहती है। ये एक नदी है, इसे नर्मदा नदी बोलते हैं। और ये दरारी नदी है, भंसी नदी है। इसके बाद इसके उत्तर में ये पर्वत श्रेणी है जो गुजरात से निकल करके आपके भागलपुर तक जाती है। इसका नाम विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रेणी। ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। और ये आपकी कैमूर है। कौन सी है? कैमूर, कैमूर श्रेणी है। इसके बाद नर्मदा के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है, इस तरीके से, जिसे सतपुड़ा पर्वत कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। इसके जस्ट पास में ये महादेव की पहाड़ियां हैं। और इस तरीके से ये मेकाल की पहाड़ियां हैं, मेकाल की पहाड़ियां। मित्र, आप मेरे साथ इस तरीके से बनाते जाएं, ताकि आपका भी हाथ इसी तरीके से लग जाए कि मेकाल की पहाड़ियां कहां पर हैं, महादेव की पहाड़ियां कहां पर हैं, सतपुड़ा रेंज कहां पर है, विंध्याचल पर रेंज कहां पर है, कैमूर की पहाड़ियां कहां पर है। देखिए, जो मैंने आपको बताया, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण में एक नदी बहती है, इस तरीके से। ये नदी यहां से निकली है, इस तरीके से। ये इसे ताप्ती नदी बोलते हैं, ताप्ती नदी। ये भी दरारी नदी है, नर्मदा की तरह से। और यह भी अपना जल अरब सागर में गिराती है, मतलब पश्चिम दिशा की ओर बहती है ये भी। मित्र, इसके पास ही दो पर्वत श्रेणियां हैं, इस तरीके से। इसे सतमाला की पहाड़ियां बोलते हैं, की पहाड़ियां बोलते हैं, सतमाला की पहाड़ियां बोलते हैं। एक पहाड़ी और है यहां पर, पर्वत श्रेणी और है, इस तरीके से। इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी और है, जिसे अजंता की पहाड़ियां बोलते हैं।
अजंता की पहाड़ियां। मित्र आप मेरे साथ इसे नोट करते जाएं और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे ताकि आपका यहां से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। मित्र यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये वाली, इसके बाद मैदान आता है। क्या आता है? मैदान आता है। और इनका ढलान, यहां से जो भी नदियां निकलती हैं वो इस तरह अपना भाव पैदा इस तरह बहती हैं मैदान की तरफ, और एक गंगा और यमुना की सहायक नदियां बन जाती हैं। तो मेरा मतलब यह है कि विंध्याचल से जो इसका ढलान है भारत का, वो उत्तर की तरफ है। किधर है? उत्तर की तरफ। देखो इनका आकार इस तरीके से बनाया हुआ है। फिर मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये मैदान है, के बाद ये पर्वत श्रेणी है जिसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं। उसके बाद ये नर्मदा नदी इसमें से बहती है, भ्रंश है। फिर ये सतपुड़ा है। फिर ये ताप्ती से भ्रंश है, ये भ्रंश है, ताप्ती से बहती है। फिर ये सतमाला की पहाड़ियां, फिर ये सतमाला की पहाड़ियां। ठीक है मित्र, समझिए यहां से ये नदी बहती है, इसे नर्मदा नदी बोलते हैं। ये ताप्ती नदी बहती है। तो इसके बीच में ये पर्वत है, ये जिसे हम सतपुड़ा पर्वत बोलते हैं, इसे सतपुड़ा पर्वत बोलते हैं। ये भ्रंश पर्वत है। कैसा पर्वत है? भ्रंश पर्वत है। कैसा पर्वत है मित्र? भ्रंश पर्वत है। भ्रंश पर्वत कैसा होता है मित्र? मैं जरा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कोई धरातल भूमि थी, इसमें यहां पर और यहां पर दरार पड़ जाती है और इसका ये भाग नीचे धस जाता है, ये वाला। जैसे ये धस गया, ये धस गया, तो इस तरीके से पर्वत बनता है। इसे भ्रंश पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रंश पर्वत बोलते हैं। अर्थात जो सतपुड़ा पर्वत है वो भ्रंश पर्वत है मित्र। कैसा पर्वत है? भ्रंश पर्वत है। तो आप इसे समझिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि जो विंध्याचल से जो ढलान है, वो ढाल है, वो उत्तर के विशाल मैदान की तरफ है। इधर है, उत्तर के विशाल मैदान की तरफ है। इसीलिए जो भी यहां से जो नदियां निकलती हैं वो गंगा के मैदान, गंगा की सहायक नदियां बन जाती है। गंगा की सहायक नदियां बन जाती है। तो देखिएगा, अब मैं बताऊंगा मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। तो देखिए मालवा का पठार बताने से पहले ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके पास में इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी और आई है, जिसे मैं आपको बता चुका हूं, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। इसको कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। मित्र इन दोनों के बीच में, अरावली के बीच में, अरावली और विंध्य के बीच का जो क्षेत्र है वही मालवा का पठार कहा जाता है। अरावली और विंध्य के पर बीच का जो क्षेत्र है उसे ही मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? मालवा का पठार। तो ये क्या है बीच में? मालवा का पठार है। मालवा का पठार। पहला पॉइंट, मालवा का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो आप बता सकते हैं अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में। पहला पॉइंट आपका बिल्कुल आपके चित्र से ही क्लियर हो गया कि अरावली मालवा का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तो आप बता सकते हैं अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तो मित्र आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, इसी मालवा के पठार पर, इसी मालवा के पठार पर दो पठार हैं। इसी मालवा के पठार पर दो पठार हैं। एक पठार आपका ये वाला है जो राजस्थान में है। जो किस है मित्र? राजस्थान में है। तो राजस्थान की तरफ जो पठार है उसे मित्र मेवाड़ का पठार बोलते हैं। मेवाड़ का पठार बोलते हैं। और जो उत्तर प्रदेश की तरफ जो पठार है, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश तरफ जो पठार है, इस तरीके से, इसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। इसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। किसका पठार कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। तो देखिए मित्र, बुंदेलखंड के पठार या मेवाड़ का जो पठार हुआ उसकी वही विशेषता होगी जो आपके
मालवा के पठार की है, क्योंकि मालवा का पठार पर ही ये आपके मेवाड़ का पठार और बुंदेलखंड का पठार स्थित है। तो इसके बारे में मित्र थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। बता दिया मैंने आपको, मेवाड़ का पठार ये है, बुंदेलखंड का पठार ये है, और शेष जो बचता है, शेष भाग जो बचता है ये वाला ये आपका मालवा का पठार है। मतलब क्या ये, हाँ ये मालवा का पठार, शेष जो आपको दिखाई दे रहा है ये मालवा का पठार है। तो ये मेवाड़ का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, और ये मालवा का पठार हो गया। तो देखिएगा, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखाऊंगा मित्र, तो आप लिख लीजिएगा। यहां थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। ये तो लिख लिया होगा आपने, सतपुड़ा विंध्याचल, ये सब आपने लिख रखे होंगे ना। इसके शॉर्ट ले लीजिए प्लीज, इसका एक बार इसका शॉर्ट ले लीजिए, मैं फिर आगे लिख दूंगा इनको, चिंता न करें। देखिएगा, मैं आपको केंद्रीय उच्च भूमि बता रहा था, आपको बता रहा था केंद्रीय उच्च भूमि, मैं आपको केंद्रीय उच्च भूमि बता रहा था। केंद्रीय उच्च भूमि में मालवा का पठार था। क्या था? मालवा का पठार। मालवा के पठार को 3 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहले मेवाड़ का पठार, फिर खुद मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो देखिएगा, मैं तीनों के बारे में आपको यहां पर बता चुका हूं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो मालवा का पठार है, पहला पॉइंट आप नोट करके लिखिए, जो मालवा का पठार है वह पठार अरावली और विंध्य पर्वत, अरावली, ये अरावली है, और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में। पहला पॉइंट आप इसको लिखिए कि मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य है। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, इससे निकलने वाली नदियां मालवा पठार की ओर प्रभावित होकर के गंगा या यमुना की सहायक नदियां बन जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं, इस पठार का ढाल गंगा के मैदान की तरफ है, गंगा के मैदान की ओर है, इसलिए विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियां गंगा की सहायक नदियां बन जाती हैं। नदियां बन जाती हैं। ये पॉइंट आपको मित्र क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मित्र गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, मालवा के पठार का निर्माण, ये तो मैंने आपको सिचुएशन बताई। अब मैं इसका जो निर्माण है उसके बारे में बताऊंगा। मालवा के पठार का जो निर्माण है उसके बारे में बताऊंगा। आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। देखिए, मालवा के पठार का निर्माण देखिएगा, मैं पहले बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मालवा के पठार का निर्माण है, जो मालवा के पठार का निर्माण है, उसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से किस तरीके से हुआ है? जो दरारी या फिसर उद्वेदन होता है उससे हुआ है। तो इसमें समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखो, ज्वालामुखी 2 तरीके के होते हैं।
ज्वालामुखी का लावा होता है वो दो तरह से काम करता है। देखिए ये धरातल है, एक ज्वालामुखी आपकी ये है, ये तो कोई लावा निकल करके इस तरीके से इसके पास ही जमा हो जाता है, इस तरीके से इसके पास ही जमा हो जाता है और एक पर्वत श्रेणी का इस तरह निर्माण कर लेता है, एक पर्वत श्रेणी का इस तरीके से निर्माण कर लेता है। तो यह जो ज्वालामुखी है, जो पाइप के द्वारा जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, इसे केंद्रीय उद्भेदन बोलते हैं, केंद्रीय उद्भेदन। जैसे ज्वालामुखी फटा, उसके अंदर का लावा एक पाइप के माध्यम से आया और वो वही की वही जम गया, वही के पास में जम गया, जमने का तो ऐसे ज्वालामुखी को केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी बोलते हैं। इसके बाद एक ज्वालामुखी इस तरीके से होता है, पाइप उसमें भी होता है पाइप नुमा, लेकिन उसका लावा इस तरीके से बाहर निकलता है, इसका लावा इस तरीके से बाहर निकल जाता है, इस तरीके से बाहर निकलता है। दरार में होकर के ये क्या है, दरार है, क्या है मित्र, दरार है। जैसे दरारी उद्भेदन, इसी का कहते हैं दरारी उद्भेदन या फिसर उद्भेदन कहते हैं। जो मालवा का पठार है मित्र, जो मालवा का पठार है वह दरारी या फिसर अधिवेशन से इसका निर्माण हुआ है। जो मालवा का पठार है उसका निर्माण दरारी उद्भेदन से हुआ है। आप समझिएगा, तो मालवा का पठार, भारत में दो पठार, एक तो मालवा का पठार, दूसरा आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार और मालवा का पठार का निर्माण जो हुआ है वो दरारी उद्भेदन से या फिसर उद्भेदन से हुआ है। अब देखिए इसमें भी देखिए आप, इसमें भी देखिए, यदि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा इस तरीके लावा निकलता है और वह अपने पास ही जमा हो जाता है, पहाड़ की तरह से जमा हो जाता है, तो उस लावा में सिलिकॉन की मात्रा, किसकी, सिलिकॉन की मात्रा 45% से कम होती है, 45% से कम होती है। तो सुनिए, यदि जो ज्वालामुखी फटा है, फटने के बाद यदि उसका लावा उसके पास ही इकट्ठा हो जाता है और एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर लेता है, तो ऐसे लावा में सिलिकॉन की मात्रा 45% से कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। कैसी होती है मित्र, कम होती है, मतलब बालू की मात्रा 45% से कम होती है। लेकिन यदि ऐसे लावा में जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 45% से अधिक है, तो वह अपना विस्तार कर देता है इस तरीके से, तो लावा का इस तरीके से विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। इसमें क्या है, 45% से अधिक है, क्या है, अधिक है, 45% से अधिक सिलिकॉन होता है, इसमें बालू होती है। तो देखिएगा, इसमें लिखाऊंगा मैं आपको, इसमें लिखाऊंगा, आप लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिए, मालवा के पठार का निर्माण, मालवा के पठार का निर्माण दरारी उद्भेदन से हुआ है। से हुआ है। दरारी उद्भेदन तो आप समझ गए होंगे, पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया, दरारी उद्भेदन से हुआ है। अब देखिए इसमें जो लावा है, इसमें जो लावा है, लावा दो तरीके का होता है। एक तो बेसिक लावा होता है, बेसिक लावा, दूसरा आपका अम्लीय लावा होता है। एक तो आपका बेसिक लावा होता है, दूसरा अम्लीय लावा होता है। देखिए, बेसिक लावा उसे कहते हैं, बेसिक लावा उसे कहते हैं जिसमें सिलिकॉन की मात्रा, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा
सिलिकॉन की मात्रा 45% से कम होती है, 45% से कम होती है। और जो बेसिक लावा होता है, वो अम्लीय लावा होता है, उसमें सिलिकॉन की मात्रा 45% से अधिक होती है। जो बेसिक लावा होता है उससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। समझिए मित्र, जो बेसिक लावा होता है उसे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है और यह अत्यधिक कठोर होती है। कैसी होती है मित्र? कठोर होती है। यह अत्यधिक कठोर होती है। कठोर होने के कारण इसकी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी कहलाती है। इसकी मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। अब तो आपके कई पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ज्वालामुखी से लावा निकलने वाला लावा दो प्रकार का होता है। एक तो बेसिक लावा होता है। बेसिक लावा की पहचान क्या है कि इसमें सिलिकॉन की मात्रा 45% से कम होती है और इससे बेसिक लावा से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और बेसाल्ट चट्टान बहुत कठोर होती है, लेकिन इस पर जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो काली मृदा होती है। लेकिन जो अम्लीय लावा होता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा 45% से अधिक होती है। कितनी होती है? अधिक होती है। इसीलिए ये पहाड़ के रूप में एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अम्लीय लावा से पहाड़ के रूप में एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जबकि बेसिक लावा में सिलिकॉन की मात्रा कम होती है, इसीलिए वो बहा हुआ चला जाता है लंबी दूरी तक। इतना मित्र आप समझ गए होंगे। तो आप इसमें ले सकते हैं। मैं मोस्टली बेसिक लावा के बारे में बताऊंगा। देखिए, बेसिक लावा से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। ऊपर लिखता हूं मित्र, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक मित्र कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तब तक आपको फैक्ट समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, बेसिक लावा से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। पहला पॉइंट ये हो गया, बेसिक लावा से बेसाल्ट चट्टान बनती है जो अत्यधिक कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है और बेसाल्ट चट्टान पर मृदा काली मृदा होती है। बेसाल्ट चट्टान पर जो मृदा का निर्माण होता है वो काली मृदा का निर्माण होता है। इतना आपके मित्र समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जैसे मान के चलिए आप, ये मालवा का पठार है, इस तरीके से फैल गया था। ये आपका मालवा का पठार है। ये आपका मालवा का पठार है। ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होने के कारण यह अधिक कठोर होगा। कैसा होगा मित्र? अधिक कठोर। लेकिन मित्र एक बात ध्यान रखिए,
चाहे कितना भी कठोर सही, प्रकृति के कुछ फंडे होते हैं, जैसे वायु, दाब, ताप और दाब। वायु, दाब, ताप, वर्षा, जल के कारण इसकी जो ऊपरी वाली परत होती है, ये वाली, ये अक्सर टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। ऊपरी वाली परत क्या होती है मित्र? ताप, दाब, वायु, हवा, वर्षा के कारण ऊपरी परत क्या हो जाती है? टूट जाती है। और इससे जो मृदा का निर्माण होता है वह काली मृदा बनती है। कैसी मृदा बनती है मित्र? काली मृदा बनती है। आप समझ गए होंगे। इससे किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। जो ताप, दाब, वायु, वर्षा जो होती है उसके कारण क्या होता है कि यहां की जो मृदा होती है उसका अपक्षय और अपर्दन होता है। क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन किसे कहते हैं मित्र? जैसे वर्षा के द्वारा यहां पर जो मृदा थी वह पानी में घुल गई, उसे अपक्षय कहते हैं। अपर्दन वही मृदा जो घुली हुई मृदा अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, उसे अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। तो इस तरीके से मित्र काली मृदा का निर्माण हुआ है। अर्थात आप देखेंगे कि जो मालवा का पठार है उस पर, चाहे वो मेवाड़ का पठार हुआ या बुंदेलखंड का पठार हुआ, उस पर सब काली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। तो आप इसे बना लीजिए एक बार। लिखिए इसमें यही लिखाऊंगा। मालवा के पठार का निर्माण, मालवा के पठार का निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ है। लेकिन ताप, दाब, वायु, वर्षा मानवीकृत के द्वारा उसकी ऊपरी परत, बेसाल्ट की ऊपरी परत मुलायम हो जाती है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो नोट कर लीजिए। मित्र आशा करता हूं, देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं। प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए इतना पसीना बहा रहा हूं मित्र, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जो बेसाल्ट बेसिक लावा होता है वो आता कहां से, किस तरीके से होता है, मैंने आपको, देखिए ऐसे मान के चलिए पृथ्वी है, इस तरह पृथ्वी है। पृथ्वी की जो ऊपरी भाग होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। होता हुआ ऐसा कि इसे सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। इसकी ऊपरी परत होती है क्रस्ट की, उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, किसकी? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। यदि कोई ज्वालामुखी बिल्कुल ऊपर से फटा है, इस तरीके से फटा है, तो वो पहाड़ का निर्माण कर लेगा, गुम्बद का निर्माण कर लेगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक है, बालू की मात्रा अधिक है। कैसी है? बालू की मात्रा अधिक है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर समझने की कोशिश करिए। पृथ्वी का एक चित्र है, इसका ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है, और जो क्रस्ट होता है वो सिलिकॉन
और एल्यूमिनियम से बना होता है, इसलिए इसे श्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याल कहते हैं। यदि कोई ज्वालामुखी इस तरीके से क्रस्ट से निकला हुआ है, कम गहराई से निकला हुआ है, तो उसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक होगी। किसकी मात्रा होगी? अधिक होगी, मतलब सिलिकॉन की मात्रा अधिक होगी। सिलिकॉन की मात्रा अधिक होगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही यदि कोई ज्वालामुखी अंदर से आता है इस तरीके से, तो ऐसे जो यहां से ये वाला भाग से मेंटल बोलते हैं, मेंटल, इस बात को मेंटल कहते हैं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसे सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहां पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन कम पाया जाता है, सिलिकॉन है वो कम पाया जाता है, और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है मैग्नीशियम। और इसका अलावा फैल करके काफी दूरी तक फैल जाता है इस तरीके से, इसका अलावा काफी दूरी तक फैल जाता है। तो जो बेसाल्ट चट्टान होती हैं उसका निर्माण मोस्टली बेसाल्ट, जो मेंटल होता है, मेंटल जो भाग है वहां से निकले हुए लावा से होता है। इससे मेंटल के निकले हुए लावा से होता है, जो काफी गहराई से आता है। अर्थात बेसिक जो बेसाल्ट चट्टान होती हैं वो काफी गहराई से निकले हुए लावा से होती हैं। उसमें मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। तो इसे आप समझ लीजिए, इसको आप बना लीजिए। लिखिए आप मेरे साथ साथ, समझ में आएगा, आप चिंता न करें। काली मृदा में, काली मृदा में मैग्नीशियम, आप लिख सकते हैं हिंदी में मैग्नीशियम, आयरन मतलब एजी आयरन, लोहा, लोहा, मैग्नीशियम, आयरन, पोटास, एल्यूमिनियम, पोटास, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, की मात्रा अधिक होती है। की मात्रा अधिक होती है। लेकिन नाइट्रोजन, ध्यान रखिए, पूछा जाता है मतलब कि काली मिट्टी में किसकी किसकी कमी पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म, ह्यूमस, जीवाश्म जिसे ह्यूमस बोलते हैं, की कमी पाई जाती है, की कमी पाई जाती है, की कमी पाई जाती है। इसे मित्र नोट कर लीजिए आप। नोट कर लीजिए मित्र, एक एक पॉइंट लिखा रहा हूं मैं। आप, आपकी जो सेवा उसमें कोई कमी रहने दे रहा हूं प्लीज, लेकिन मेरी जो सेवा है आप प्लीज अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर करिए। देखिए, काली मृदा में, मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। देखो मित्र, यहां मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा प्लीज। जैसे ये बेसाल्ट चट्टान है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये अधिक कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। किस किस से मिलकर बनी है वो भी बता चुका हूं। इसकी जो ऊपरी परत होती है वो तो टूट जाती है, लेकिन इस पर जो वर्षा होती है वो ऊपर भर जाता है पानी, लेकिन अंदर पानी नहीं जा पाता, अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता, अंदर जल, वर्षा का जल नहीं पहुंच पाता।
अंदर वर्षा का जल नहीं पहुंच पाता। इस पर ऊपर जल तो भर जाता है, लेकिन इसके अंदर वर्षा का जल नहीं पहुंच पाता। इसी कारण मालवा के पठार पर, बुंदेलखंड के पठार पर, मेवाड़ के पठार पर भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। कैसे जल की? भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। इसीलिए इस पठार पर, मालवा के पठार पर बहने वाली नदियों को आपस में अक्सर अक्सर जोड़ा जाता है, या सरकार द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसके द्वारा अनेक स्थान पर अनेक बांध बनाए जाते हैं। इसीलिए जैसे चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा सागर बांध बनाए गए हैं इस तरीके से, क्योंकि इस पठार पर जो भूमिगत जल है उसकी अक्सर कमी पाई जाती है। लेकिन इसमें जल धारण करने की क्षमता इसलिए अधिक होती है कि जो जल होता है वो अंदर नहीं जा पाता है और वो हमेशा ऊपर ही बना रहता है। इसलिए इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, लेकिन भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। तो आप लिखिएगा, लिखिए आप, क्योंकि यह अत्यधिक कठोर बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। चट्टान से बनी होती है, बनी होती है, लेकिन काली मृदा में, काली मृदा में भूमिगत जल की कमी पाई जाती है, पाई जाती है। मित्र समझ गए होंगे, भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। आप इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लिया होगा आपने। देखिए मित्र, लेकिन जो बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड के पठार पर, बुंदेलखंड के पठार पर लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा, लाल मृदा क्यों होती है? उसमें लाल मृदा लाल क्यों होती है? उसमें आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। किसके? आयरन के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, ऑक्साइड लाल मृदा पाई जाती है। नोट कर लीजिए आप। अब मैं बताऊंगा कि मालवा के पठार पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। अब मैं बताऊंगा कि मालवा के पठार पर कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे ये मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार है। एक मिनट, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका मालवा का पठार है मित्र। इस पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो बताऊंगा मैं। देखिए, इस पर जो सबसे प्रमुख, इसकी जो मुख्य नदी है वो चंबल नदी है। जैसे यहां से गंगा नदी बहती है, ये गंगा नदी है, ये गंगा का मैदान है। इसकी सहायक नदी है इस तरीके से यमुना, प्रयागराज में मिल जाती है ये। इस पठार की जो प्रमुख सहायक नदी है इस तरीके से, वो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ये आपकी कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और इसके पास से ही एक नदी निकली है इस तरीके से, ये बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी है। इसकी एक सहायक नदी है इस तरीके से, ये छिप्रा नदी है।
क्षिप्रा नदी है। इसके पास इसी की सहायक नदी है आपकी चंबल की, ये काली सिंध है। कौन सी है? काली सिंध, जो इस पर बहती है। मित्र इनका ढलान सबका इधर ही है, उत्तर की ओर है। इसके बाद इसी की सहायक नदी है पार्वती। कौन सी? पार्वती नदी। तो चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की सहायक नदी है। देखिए चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की सहायक नदियां हैं। फिर एक नदी है बेतवा। एक नदी कौन सी है? बेतवा नदी है। बेतवा गंगा की सहायक नदी है, सॉरी यमुना की सहायक नदी है। ये कौन सी नदी है? बेतवा। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदी है घासन। घासन इसकी सहायक नदी है। घासन इसकी सहायक नदी है। बेतवा की सहायक कौन सी है? घासन नदी है। और उसके बाद यमुना की सहायक नदी है केन। इस तरीके से केन एक नदी है केन, जो यमुना की सहायक नदी है। और एक नदी इस तरीके से बहती है, इस तरीके से वह करके पटना के निकट गंगा मिल जाती है। इसे सोन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोन नदी। सोन नदी पटना के निकट गंगा विलीन हो जाती है, ये सोन नदी है। तो ये मालवा के पठार की प्रमुख नदियां हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मित्र, जो ये टोटल मालवा का पठार था, जो बनास नदी है, बनास नदी से पश्चिम की तरफ, बनास नदी से पश्चिम की तरफ का जो भाग है, ये इसे मित्र मेवाड़ का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का पठार कहते हैं। अब तो आपके समझ में आ चुका होगा ना कि मेवाड़ का पठार शुरुआत कहां से होती है? जो बनास नदी है, बनास नदी से पश्चिम की तरफ का जो भाग है मेवाड़ के पठार का, मारवाड़ जो मालवा के पठार का, उसे मेवाड़ का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का पठार कहते हैं। इसी तरीके से देखिए, जो केन नदी है, ये वाली बेतवा और केन वाला भाग है, ये वाला बेतवा और केन नदी के बीच वाला जो भाग है, ये वाला, ये जिसका कुछ भाग दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार। अब तो मित्र आपकी समझ में आ गया होगा मेवाड़ का पठार कौन सा है और बुंदेलखंड का पठार कौन सा है। आप इसे नोट कर लीजिए मित्र, इसके बारे में थोड़ा सा और लिखाऊंगा मैं। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, पसीना बहुत तेज चल रहा है, गर्मी का मौसम है, बरसात भी चालू है, गर्मी का मौसम है, लेकिन आप प्लीज मेरे लिए काम जरूर करेंगे कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है मित्र। इसको मिटाता हूं मैं। ये मालवा के पठार की नदियां बता रहा था। क्या बता रहा था? नदियां। मित्र यहां पर एक चीज बताने की और कोशिश करूंगा मैं। जैसे मालवा का पठार है, इस पर बहने वाली नदियां, जैसे ये नदी कोई बह रही है, जब इसमें पानी अधिक होता है, बाढ़ होती है, तो ये अपनी इस तरह नालियां बना लेती हैं। इस तरीके से नालियां बना लेती हैं। लेकिन जैसी बाढ़ खत्म हो जाती है, तो ये नालियां हैं वो खंडहर के रूप में बदल जाती हैं। किसके रूप में बदल जाती हैं? खंडहर। खंडहर। इन खंडहरों को बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। जैसे चंबल नदी का बीहड़ आपने सुना होगा, तो डाकुओं के लिए विशेष जाना जाता है, कुख्यात डाकुओं के लिए जाना जाता है बीहड़, चंबल का बीहड़। उसका निर्माण कैसे हुआ है? मोस्टली कारण यही है कि इसका जो जल होता है वो अंदर नहीं जाता, भूमि के अंदर नहीं जाता, और वह उसकी जो ऊपरी परत होता है उसी को काट देता है। जब नदियों का पानी का भाव कम हो जाता है, तो वहां पर वो खंडहर बन जाते हैं।
तो ऐसे खंडहरों को बेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? बेहड़ कहते हैं। चंबल का जो बेहड़ है उसका निर्माण इसी तरीके से हुआ है। तो आप लिखेंगे अब मालवा के पठार पर बहने वाली नदियां, लिखेंगे मालवा के पठार पर बहने वाली नदियां नदियां खंडहरों का निर्माण करती हैं, करती हैं, जिन्हें बेहड़ कहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेहड़ कहते हैं। जिन्हें स्थानीय भाषा में बेहड़ कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इन पठारों का क्रम बताऊंगा मैं। पठारों का क्रम क्वेश्चन पूछा जाता है। पठारों का क्रम मित्र ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये मेवाड़ का पठार है मित्र। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये मेवाड़ का पठार है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न आपका होगा, पठार दिए होंगे, उनका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा जाएगा। तो आप इस तरीके से बताइएगा। सबसे पहले मेवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार। ये कौन सा? मालवा का पठार। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार है। उसके बाद ये बघेलखंड का पठार है मित्र। ये बघेलखंड का पठार है। इनका क्रम पूछा जाता है, आप इसका क्रम ध्यान रखिए। उसके बाद ये छोटा नागपुर का पठार है। अगर इनका क्रम पूछा जाता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अगर इनका क्रम पूछा जाता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुंदेलखंड पर यूपी के, उत्तर प्रदेश के 5 जिले स्थित हैं। बुंदेलखंड पर उत्तर प्रदेश के 5 जिले स्थित हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ललितपुर। कौन सा मित्र? सबसे पहले ललितपुर। इंपोर्टेंट है मित्र, पूछा जाता है ललितपुर। नंबर 2 जालौन। नंबर 3 झांसी। नंबर 4 बांदा। नंबर 5 हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के 5 जिले बुंदेलखंड पर स्थित हैं। ये क्वेश्चन मित्र पूछा जाता है, आपसे नोट कर लें, याद कर लें, अपने जीवन में बिठा लें। यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस प्री से लेकर के यूपी टेट और यूपी पैट तक का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के 4 जिले, स्थित हैं। तो कौन कौन से 4 जिले हैं मित्र? सबसे पहले लिखिए दतिया, उसके बाद टीकमगढ़, छतरपुर और नंबर 4 पन्ना। मध्य प्रदेश के 4 जिले बुंदेलखंड पर स्थित हैं, जो इस तरीके से आपसे नोट कर लें। देखिए इसके बाद
बस लास्ट पॉइंट रह गया है, हो गया। मालवा के पठार पर, मालवा के पठार मतलब मेवाड़ का पठार भी इसमें है और बुंदेलखंड का पठार भी इसमें है, पर नदियों पर बांध बनाई गई। जैसे यह नदी है, ये क्या आपकी नदी है, ये आपकी चंबल नदी है। कौन सी नदी मित्र? चंबल नदी है। इस पर यहां पर जो बांध बनाया गया है, ये मध्य प्रदेश राज्य में ये जो बांध बनाया गया है वो गांधी सागर बांध है। कौन सा है? गांधी सागर। मित्र बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप नोट कर लें। ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? एमपी में है। गांधी सागर बांध कहां पर है? एमपी में है। उसके बाद ये बांध बनाया गया है, उसके बाद इस तरीके से बांध बनाया गया है। ये राणा सागर बांध है। कौन सा? राणा सागर बांध है। ये आपका राजस्थान में है। उसके बाद राजस्थान में ही जवाहर सरोवर बांध है। जवाहर सरोवर, जवाहर सागर बांध, बांध। इसी तरीके से कोटा के पास बनाया गया कोटा सागर बांध, बांध। इस तरीके से चंबल नदी पर, ये कौन सी नदी है? चंबल नदी है। मित्र याद रखिए, नर्मदा मत कर देना। चंबल नदी पर इस तरीके से बांध बनाए गए हैं, क्योंकि इस मालवा के पठार पर मोस्टली भूमिगत जल की कमी पाई जाती है, तो जल को इकट्ठा करने के लिए चंबल नदी पर ये 4 बांध बनाए गए। मध्य प्रदेश में है वो गांधी सागर बांध है, राजस्थान में राणा सागर, राजस्थान में जवाहर सागर और राजस्थान में ही आपका कोटा सागर बांध है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको नई वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। आज